हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे जीके जीएस एमसीक्यूज का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है उसका पार्ट 6 के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके अंतर्गत सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपी पीएससी का एग्जाम हो, एमपी पीएससी, सीजीपीएससी, बिहार पीएससी, कोई भी एग्जाम हो उसमें यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेनली इनको पीएससी पे फोकस करके बनाया गया है क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जो आपके एसएससी और रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग इस वीडियोस को देखें ताकि ज्यादा से ज्यादा आप इन क्वेश्चंस का लाभ ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि काले क्षेत्र यानी कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया था? हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, एस रामनिज या चंद्रशेखर। ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्लैक होल की तो ब्लैक होल एस चंद्रशेखर के द्वारा खोजा गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल नामक गणितीय सिद्धांत की खोज की थी। बाद में इसी सिद्धांत के आधार पर जो है मैसिव स्टार सिद्धांत की खोज की गई। इस सिद्धांत का विकास करने के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और विलियम ए फाउलर को 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो कब मिला था इनको? 1983 में जो है इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया। ठीक है, चलिए हरगोविंद खुराना जी को भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, सीवी रमन को भी रमन प्रभाव के लिए, ठीक है, भौतिकी का इनको मिला हुआ है। भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा या क्षेत्र पंचायत? तो इसका आंसर है ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा इसका आंसर होगा। देखिए, ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की मूलभूत इकाई है। सभी वयस्क व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तथा जिनका नाम मतदाता सूची में है वे ग्राम सभा के सदस्य होंगे और ग्राम सभा के स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थिति है। प्रथम भारत रत्न किसे मिला? प्रथम भारत रत्न की बात की जा रही है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत और बीसी रॉय और सीवी रमन। तो पहले भारत रत्न की बात करें तो देखिए, पहले भारत रत्न जो है सीवी रमन को दिया गया। सी राजगोपालाचारी, ठीक है, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। तीनों को साथ में दिया गया, सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1955 में गोविंद बल्लभ पंत को और 1958 के साथ मतलब 1958 में डॉक्टर बीसी रॉय को वर्ष 1961 में भारत रत्न दिया। यानी कि देखिए, जो बात करें 1955 को क्या मिला? जवाहरलाल नेहरू को। और गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो इनको मिला 58 में और बीसी रॉय को 1961 में। और सीवी रमन जो थे इनको सबसे पहले। तो सीवी रमन के साथ दो और लोग थे +2, यानी कि एस राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी। इनको भी क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, वर्ष के दौरान उत्पादित पूंजीगत माल की कमी या कीमत में वृद्धि, ट्रेड यूनियनों की संख्या में वृद्धि, देश के सामान्य कीमत स्तर पर गिरावट। यानी कि किसके तहत इसका आप निर्धारण करोगे? तो निर्धारण करेंगे हम प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है। उस पर हम उसके जांच से पता लगा लेंगे कि देश की आर्थिक प्रगति हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, चलिए डिटेल देखिए क्या है यहाँ पर। आर्थिक प्रगति, ठीक है, आर्थिक प्रगति के तत्वों का निश्चित रूप से उल्लेख करना एक समस्या है क्योंकि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से इन्हें बताया है। इन तत्वों के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, पूंजी निर्माण संगठन और प्रौद्योगिकीय उन्नति, श्रम विभाजन एवं उत्पादन का पैमाना, सामाजिक तत्व या राजनीतिक एवं प्रशासनिक तत्व। अर्थव्यवस्थाएं जैसे जैसे विकसित एवं समृद्ध हुई वैसे वैसे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती गई। वही है जो अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है। अर्थव्यवस्था जिस तरीके से हमारे देश की रहेगी और अच्छे से विकसित होगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, और प्रति व्यक्ति अगर आय बढ़ती जाती है तो मेनली हम बोल सकते हैं कि हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है। सीमा शुल्क किसका साधन है? सीमा शुल्क
किसका साधन है? ऑप्शन है मौद्रिक नीति, विदेश व्यापार नीति, औद्योगिक नीति या फिर राजकोषीय नीति। तो इसका आंसर है आपका विदेश व्यापार नीति। कौन सा? विदेश व्यापार नीति। सीमा शुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर है। ठीक है, चलिए। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह किसने कहा था? तो अर्धनग्न फकीर की बात करें तो यह कहा गया था आपका विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था कि महात्मा गांधी जो है अर्धनग्न फकीर हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के काठियावाड़ जिले में पोरबंदर में हुआ था। और ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल 1940, 45, 51, 55 जिनका कार्यकाल रहा होगा, ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो मेनली आपको बस नाम याद रखना है कि किसके द्वारा कहा गया था। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति, ठीक है, सबसे बड़ी औपनिवेशक या औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? कब? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन और जर्मनी। इसका आंसर है आपका ब्रिटेन। क्या? ब्रिटेन। 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन सबसे बड़ी जो है औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। ब्रिटेन साम्राज्य बहुत विस्तृत था। उस समय कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, तो ऐसा उस समय माना जाता था। ठीक है, चलिए। राज्य विधान मंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? राज्य विधान मंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए जारी रहेगा? 6 महीने, 6 सप्ताह, 1 वर्ष या 1 माह? तो आंसर है 6 सप्ताह। कितने? 6 सप्ताह के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार विधानमंडल के जो विश्राम काल होगा उसका में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को है। और विधानमंडल के पुनः संवेद होने से 6 सप्ताह की समाप्ति तक यह वैध रहेगा। 6 सप्ताह तक ही वैध रहता है। तो 213 के तहत और राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश की बात करें तो ये है आपका राज्यपाल और ये है राष्ट्रपति। दोनों के आर्टिकल याद रखना। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति और 213 के तहत राज्यपाल जो है जारी करते हैं। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ है? रूसी क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ है? सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजान या ओडेस। ठीक है, ओडेसा। तो बात करें सेंट पीटर्सबर्ग से जो है रूसी क्रांति का प्रारंभ किया गया था। लेनिन की बात की जा रही है। देखिए, लेनिन हमने पिछले पार्ट में देखा था, लेनिन से रिलेटेड चीजें कि लेनिन जो है रूसी क्रांति से रिलेटेड। देखिए फिर से यहाँ पे नाम आया। आधुनिक कम्युनिस्ट रूस के निर्माता थे और वह अक्टूबर 1917 के रूसी क्रांति के जनक भी थे। उन्होंने देश को जारों के चंगुल से मुक्त कराया था और पहले कम्युनिस्ट सरकार को बनाया और उसके प्रमुख भी बने। रूसी क्रांति की शुरुआत 7 मार्च 1917 को पेट्रोग्राड से हुई और पेट्रोग्राड को अब सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। तो लेनिन याद रखना है आपको। लेनिन के द्वारा रूसी क्रांति जो है शुरुआत की गई। उनको कम्युनिस्ट सरकार के प्रमुख भी बनाए गए और 7 मार्च 1917 को सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि पहले पेट्रोग्राड था, वहां से शुरुआत की गई थी। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या अभिप्राय है? ऊष्मा के संरक्षण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस से खेती, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह और पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह और वातावरणीय प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर हम बात करें तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है धरती से परावर्तित सौर किरणों को ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषण करके, जिससे यह किरणें धरती के वायुमंडल में ही रह जाती है तथा तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? यानी कि जो हमारी मिट्टी है, जैसे मिट्टियां कई प्रकार की होती है, काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, जिस तरीके से हम जानते हैं, लाल मिट्टी भी होती है, उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। तो यही पूछ रहा है कि जो मिट्टी है उसमें मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से आखिर कहते क्या है? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, राख मिट्टी कहते हैं, खाद मिट्टी कहते हैं या कोलाइड कहते हैं? इसको कहते हैं हम खाद मिट्टी। मृदा में विद्यमान कार्बनिक पदार्थों को सामूहिक रूप से ह्यूमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमस भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? माइक्रोमीटर, मिलीक्यूरी, क्यूसेक या ओम मीटर? जल प्रवाह, तो जल प्रवाह को नापा जाता है आपका
क्यूसेक से। इससे क्यूसेक उसकी यूनिट है, याद रखिएगा। जल प्रवाह को क्यूसेक, जल प्रवाह मापने की इकाई क्यूसेक है और क्यूसेक का अर्थ होता है क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। क्या? क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। एक सेकंड में कितने क्यूबिक फीट जो है पानी आपका उसका जल का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है। भूजल जो है पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है? मिट्टी, बैक्टीरिया, आर्सेनिक या शैवाल। तो इसके आंसर की बात करें तो इसमें जो है आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। तो भूजल में आर्सेनिक की मात्रा कम होती है, तो आर्सेनिक की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो हमको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। कीट भक्षी, कीट भक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है, यानी कि किस चीज की कमी के कारण जो है कीट भक्षी पादप मिट्टी में उगते हैं? कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या जल। तो अगर आपके मिट्टी में, ठीक है, अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो कीट भक्षी पादप जो है वहां पर उत्पन्न हो जाएंगे। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? स्पेक्ट्रम मापी, कैथोड किरण दोलनदर्शी, पीएन जंक्शन डायोड, या स्वर मापी या सोनीमीटर के द्वारा। तो इसको आंसर है स्वर मापी या सोनीमीटर के द्वारा। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशेष भाग में प्रकाश के गुण को मापने का यंत्र स्पेक्ट्रोमीटर है। और बात करें किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन सोनोमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सोनोमीटर के द्वारा। किसी भी सिग्नल, जो किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किया जाता है, तो ये एक आईएमपी क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करें हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, अधिक जैविक क्षति किससे होती है? अधिक जैविक क्षति एक्स किरणों से, गामा किरणों से, बीटा किरणों से, अल्फा किरणों से। तो अगर जैविक क्षति की बात करें तो गामा किरणों से होती है, और गामा किरणों की जैसा कि मैंने बताया भेदन क्षमता जो होती है, भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। और अगर हम बात करें तो लगभग 30, ठीक है, 30 इंच मोटी जो लोहे की चादर होती है, लोहे की चादर या स्टील, ठीक है, स्टील की चादर को भी यह भेद सकती है। कौन सी? गामा किरणें। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। सबसे कम अल्फा, उससे ऊपर बीटा, सबसे ज्यादा गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है। देखिए गामा किरणों की आवृत्ति एवं ऊर्जा अधिक होती है, यह आयनाइजिंग विकिरण होती है, आयनीकृत होता है, और ऐसे जैविक क्षति भी होती है। निम्नलिखित में क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? द्वितीयक संचय यूनिट, रैम, फ्लॉपी, डीवीडी या चुंबकीय टेप। तो इसका आंसर है आपका रैम। रैम जो है प्राइमरी मेमोरी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आपके डीवीडी, चुंबकीय टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ये सब आते हैं। रैम यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी द्वितीय संचयक यूनिट नहीं है। द्वितीय संचयक यूनिट ऐसी होती है जो कंप्यूटर के प्राथमिक संचय यूनिट या मेमोरी से संबंधित नहीं होती है। सीसा, लेड संचायक बैटरी, ठीक है, लेड संचायक बैटरी अनावेशित होने पर क्या होता है? ठीक है, पर क्या होता है? SO2 बनाता है, लेड सल्फेट की खपत होती है, लेड बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। तो इसका आंसर है आपका सल्फ्यूरिक एसिड की खपत वहां पर की जाती है। फ्रांसीसी भौतिकवेत्ता गैस्टन प्लांटे, किसने? गैस्टन प्लांटे ने 1859 में सीसा संचायक बैटरी का आविष्कार किया था। अनावेशित दशा में बैटरी के दोनों प्लेट लेड सल्फेट बन जाते हैं तथा इलेक्ट्रोलाइट में से सल्फ्यूरिक अम्ल का ह्रास होता है तथा यह जल बन जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। टेबल, ठीक है, टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? प्राथमिक, प्रत्याशी, मिश्रित या विदेशी। तो इसका आंसर है आपका प्राथमिक। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को प्राथमिक कुंजी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, तो मैं बताता हूं। यह क्वेश्चन है आपका सबसे पहले तो कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। अब कंप्यूटर में भी किससे रिलेटेड? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आपका है, क्योंकि टेबल की बात की जा रही है, रो कॉलम होते हैं टेबल में, तो एक प्राइमरी की बनाई जाती है, ठीक है, प्राइमरी की बनाई जाती है, तो वही है प्राथमिक कुंजी, ठीक है, जिसको प्राथमिक कुंजी भी बोला जाता है। तो प्राइमरी की, अब जैसे इसका एक उदाहरण देता हूं कॉलेज से रिलेटेड। एक कॉलेज है, वहां पे स्टूडेंट होंगे,
अब उनके फी का आपको पता लगाना है। तो ऐसी क्या चीज उनको असाइन कर दो कि उससे सब चीज का डेटा मिल जाए। मान लीजिए जैसे कि हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है, ठीक, फिर उसका नेम होगा, फिर उसके आप मान लो क्लास मान लो और उसका फी मान लो, यानी कि सेमेस्टर मान लो और फी मान लो, ठीक, ये 4 आपके पास है। तो रोल नंबर को अगर आप प्राइमरी की बना देते हो तो देखिए प्राइमरी की जो इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो ये यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है, यानी कि अगर जैसे कि पहला एक किसी का रोल नंबर 1 है तो वो यूनिक होगा, इसमें एक रोल नंबर का एक और कोई व्यक्ति नहीं आ पाएगा, एक वो यूनिक हो गया, 1 2 3, और फिर उसका नाम सेम हो सकता है, नाम ए तीनों का नाम ए हो सकता है, सेमेस्टर भी तीनों का फर्स्ट हो सकता है, और फीस भी तीनों की सेम हो सकती है, लेकिन आपकी जो प्राइमरी की है वो कभी सेम नहीं होगी और नल नहीं होगी। तो अगर हम किसी को प्राइमरी की असाइन कर देते हैं तो उससे हम ये पता लगा लेंगे कि जैसे मैंने डाला कि किसी बच्चे का प्राइमरी की यानी कि रोल नंबर 2 है तो उसकी फी जमा है कि नहीं, हमने प्राइमरी की में 2 डाला और उसकी हमने डिटेल यहाँ पर डेटाबेस से निकाल ली। तो यही चीज कह रहा है। तो क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि है क्या, ये डिटेल चीजें आप अगर पढ़े रहोगे तो ये आपसे बनेगा। तो ये डीबीएमएस का क्वेश्चन होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगना क्या है? भौतिक परिवर्तन, विद्युत रासायनिक परिवर्तन, वैद्युत परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है विद्युत रासायन परिवर्तन। और लोहे में जंग लगने पे क्वेश्चन और आता है रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन कि लोहे में जंग लगने पे क्या होता है? भार बढ़ जाता है, घट जाता है? तो भार जो है उसका बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब लोहा वायु एवं नमी से संपर्क में आता है तो भूरे रंग की परत का निर्माण होता है जिसे जंग लगना कहते हैं, और लोहे में जंग लगना विद्युत रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या गोदावरी? तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है आपका गंगा, क्योंकि गंगा जो है बहुत ही गंदी हो चुकी है, जिसको सफाई अभियान चल रहा है, इसीलिए उसको खुला नाला कहा जाने लगा है। तो गंगा और यमुना दोनों नदियों को खुला नाला कहा जाने लगा है। गंगा और यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक होने के कारण, तो देखिए प्रदूषण भी जो है, यमुना भी अब काली होती जा रही है जो कि प्रदूषण के कारण। दिल्ली वगैरह में तो यमुना पूरी तरीके से काली नदी हो चुकी है। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो जैसा कि मैंने बताया है आपको क्वेश्चंस में, पार्टों में, कि दूध से रिलेटेड चीज आएगा वहां पे लैक्टोज जरूर होगा। तो ये देखिए लैक्टोज आ गया, मतलब ये दूध से रिलेटेड है, तो इसका आंसर जाना चाहिए सेकंड वाला। तो कैसीन और लैक्टोज ये दोनों दूध के प्रोटीन और शर्करा है। प्रोटीन हो गया कैसीन और शर्करा क्या हो गया? लैक्टोज हो गया। तो देखिए दूध में कैसीन नामक प्रोटीन और दूध में विद्यमान शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। सामान्यतः पशुओं के प्रति लीटर दूध में 30 से 35 ग्राम प्रोटीन होता है। कितना? 30 से 35 ग्राम प्रोटीन होता है। पंचशील, ठीक है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन ऑप्शन है महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध, पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वामी दयानंद सरस्वती। तो पंचशील की अगर हम बात करें तो इसका आंसर है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। पंचशील सिद्धांत कुछ इस प्रकार है: एक दूसरे की संप्रभुता एवं अखंडता का आदर करना, एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देना, समानता एवं परस्पर लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। जिसमें से मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक चीज का पालन ठीक तरीके से किया जाता है, तो लेकिन ये पंचशील सिद्धांत जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? लेडी विद द लैंप के नाम से सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और अगर हम बात करें इंदिरा गांधी की और मायावती, तो आखिर कौन है लेडी विद द लैंप? तो इसका आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये वैसे याद होगा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही फेवरेट है सभी एग्जामों का, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो एसएससी हो, हर एग्जामों का ये फेवरेट क्वेश्चन है। कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए डिटेल क्या बोल रहा है। इनके द्वारा जो है 1820 से 1910 एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश समाज सुधारक एवं सांख्यिकीविद थी। उन्होंने आधुनिक नर्सिंग सेवा की नींव रखी थी। उन्होंने क्रीमिया युद्ध के दौरान नर्स के रूप में भी कार्य किया था। तो लेडी विद द लैंप इनको कहा जाता है। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? भीलों, देखिए गवरी, तमाशा, स्वांग या रमत? तो आंसर है आपका गवरी। गवरी जो है किसके द्वारा? भीलों के द्वारा यहां पर किया जाता है, लोक नाट्य है। ठीक, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम गवरी है। यह मुक्तशिव एवं भस्मासुर की कहानी पर आधारित है, यानी कि शंकर जी और भस्मासुर की कहानियों पर आधारित है आपका गवरी।
तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, लगभग 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियोस को देखिए, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए ताकि आप लोग जो है एग्जाम क्रैक कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।